हाथ हद से ज्यादा लंबे थे, इसीलिए वो कहीं भी आने जाने से डरती थी और हमेशा एक शॉल ओढ़े रहती थी जिसमें उसके हाथ छुपे रहते थे। सोनिया की नई नई शादी हुई थी। जब उसने शादी के बाद ये सब देखा तो उसका मन बहुत दुखी हुआ। पारुल, देखो मैंने आज खीर बनाई है, खाकर तो बताओ कैसी है। माँ जी ने मुझे कहा कि शादी के बाद मैं पहली रसोई में खीर बनाऊं, तो तुम्हारे लिए भी ले आई। नहीं भाभी, मुझे नहीं खानी, अभी थोड़ी देर बाद खा लूंगी। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है मैं यहाँ रख जाती हूँ, तुम खा लेना। ये पारुल ने अपने हाथ क्यों छुपा रखे? पारुल, तुम्हारे हाथ में कोई चोट लगी है? तुम अपने हाथों को क्यों छुपा रही हो? अब नहीं नहीं, चोट कोई नहीं लगी। अभी आप जाओ भाभी, मुझे बहुत सारे काम है, मुझे पढ़ाई करनी है। ठीक है, मैं जाती हूँ। सोनिया उदास मन से कमरे से बाहर आ जाती है, पर अब सोनिया घर में रह रही थी तो सारी बात पता चली जानी थी। एक दिन जब सोनिया बाजार से लौट रही थी तब पड़ोस की औरतों ने उसे रोक दिया। अरे बहू, कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी जी। और अपनी ननद से मिली? उसे देखकर डरी तो नहीं? मैं कुछ समझी नहीं आंटी जी। मेरा मतलब है अपनी ननद के लंबे हाथों को देखकर तुम घबरा तो नहीं गई? वैसे तो पूरा मोहल्ला ही उससे डरता है, ना जाने अपने लंबे हाथों से कब किसकी गर्दन दबा दे। तुम बचकर रहना, देखने में बहुत अजीब सी है वो। अरे कैसी बातें कर रही हो विमला बहन, अब बहू घर में आई है तो सबसे पहले ये बात उसे ही पता चली होगी। ये बात हम तुम क्या ही बता रहे, क्यों बहू? आंटी जी मुझे घर पर जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। पड़ोसियों की बातें सुनकर सोनिया थोड़ा घबरा जाती है और घर पहुंचकर उसे सारी सच्चाई पता चली जाती है। पारुल रो नहीं, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है ये सुनकर मैं बहुत दुखी हूँ। तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे हाथ इतने लंबे क्यों हैं? भाभी, आज से 2 साल पहले मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए हिल स्टेशन पर गई थी। जब हम वहां पर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। हम लोगों ने एक होटल किराए पर ले लिया। अरे पारुल, अच्छा खासा होटल तो मिल रहा है, तुझे यहाँ क्या परेशानी दिखाई दे रही है? तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर जितना भी स्टाफ है उनके हाथ इतने लंबे क्यों हैं? मुझे तो इनके हाथों को देखकर डर लग रहा है। अरे पागल, हो सकता है इनके हाथ ऑटोमेटिक लंबे हो, इन्हें कमरे तक जाना ही ना पड़ता हो, यहीं से हाथ को कमरे तक पहुंचा दिया। सही कह रही है रजनी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आप लोगों के कमरे की चाबी? हाँ दीजिए। चल यार, बहुत थक गए, अब जल्दी से कमरे में चलकर चेंज करते हैं, कल सुबह घूमने निकलेंगे। सोनिया भाभी, वो होटल बहुत अजीब था। वहां पर सारे स्टाफ मेंबर्स के हाथ बहुत ही लंबे थे। मुझे उन्हें देखकर बहुत अजीब लग रहा था, पर मेघा और रजनी को ये सब मजाक लगा। मुझे अच्छे से याद है जब मेघा और रजनी रिसेप्शन पर खड़ी लड़कियों के हाथ देखकर हंसी थी तो उन लड़कियों को गुस्सा आ रहा था। हम तीनों कमरे में पहुंचे तो एक लड़का हमारे कमरे में कुछ जूस लेकर आया। अरे भैया, आप सबके हाथ तो इतने लंबे हैं, आप कमरे तक क्यों आए? आप वहीं से हमें जूस दे देते। मेघा, ऐसे किसी पर नहीं हंसते हैं, धीरे बोलो, उसे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ जी भैया, ये जूस हमने तो ऑर्डर नहीं किया था। मैडम, ये हमारे होटल का स्पेशल जूस है। हमारे यहाँ जितने भी लोग आते हैं हम सबसे पहले उन्हें अपने होटल का ये स्पेशल जूस ही देते हैं। अच्छा क्या बात है, देखने में तो बहुत ही टेस्टी जूस लग रहा है। थैंक यू भैया, हम लोग पी लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने वो जूस पी लिया। वो बिल्कुल नॉर्मल जूस था, जैसे सारे जूस होते हैं, पर अगले ही दिन मुझे अपने हाथों में कुछ फर्क दिखाई दिया। क्या हुआ पारुल, तू बार बार अपने हाथों की तरफ क्यों देख रही है? पता नहीं, तुम्हें अपने हाथ थोड़े लंबे नहीं दिखाई दे रहे? मुझे तो महसूस हो रहे। अरे यार, हमने होटल में काम करने वाले सब लोगों के हाथ लंबे देखे हैं ना, इसीलिए तुझे वहम हो रहा है। अब चल जल्दी से बैग पैक कर, हमें घूमने के लिए निकलना है। बस भाभी, उसके बाद हम लोग वहां से निकल गए, पर धीरे धीरे मेरे हाथ बहुत लंबे होते चले गए। मैंने मेघा और रजनी से भी इस बारे में बात की भाभी, उन दोनों के भी हाथ बहुत लंबे हो गए। मुझे पूरा शक है कि उस होटल में जो हमने जूस पिया था ना, उसमें जरूर कुछ ऐसा मिला था जिससे हमारे हाथ लंबे हो गए। मेघा और रजनी के भी हाथ लंबे हैं भाभी, वो भी घर से बाहर नहीं निकलती। तो पारुल, तुम्हें उस होटल में पता करना चाहिए था, उस होटल के खिलाफ पुलिस को बताना चाहिए था। सोनिया बहू, बताते तो तब ना जब उस होटल में ऐसा कोई स्टाफ मिलता। उस होटल में लंबे हाथों वाला कोई स्टाफ नहीं था। बहू, पुलिस को किसी पर भी शक नहीं हुआ। ये कहानी बहुत घूमी हुई है जिसकी वजह से मेरी बच्ची आज ये दुख झेल रही है। मुझे दाल में कुछ काला दिखाई दे रहा है। माँ जी, मुझे थोड़े दिन का टाइम दीजिए, मैं इस गुत्थी को जल्दी सुलझा लूंगी। मैं अपनी ननद को ऐसे दुख में जीते हुए नहीं देख सकती। सोनिया ने ठान लिया था कि वो सच्चाई तक जरूर पहुंचेगी, इसीलिए शादी के बाद वो हनीमून पर उसी हिल स्टेशन पर जाती है और वही होटल बुक करती है। सोनिया, तुम कैसे सच्चाई का पता लगाओगी? हम दोनों अकेले हैं और यहाँ बहुत रिस्क है। हमने पुलिस को भी खबर नहीं की है। चिंता मत करो अनिल, मैंने सब प्लान कर लिया है। मेरी इंस्पेक्टर साहब से बात हो गई है,
मुझे जरा सा भी शक होगा तो वो यहाँ मौजूद रहेंगे। मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। इंस्पेक्टर जोशी हमारे साथ वाले रूम में ही ठहरे। वो भी बहुत दिनों से इस गुत्थी को सुलझाने के लिए लगे हुए थे। फिर मेरी उनसे बात हुई। पापा उन्हें जानते थे, उन्हीं के साथ प्लान करके मैं यहाँ तक आई हूँ। पर जो स्टाफ पारुल को दिखाई दिया था, जिनके लंबे हाथ थे, वो स्टाफ अभी दिखाई नहीं दे रहा। गेट पर कोई है, मैं खोलता हूँ। अब हमारे होटल की तरफ से आप दोनों के लिए ये केक है। जब भी कोई नए कपल आते हैं तो उनको हमारे होटल की तरफ से ये केक दिया जाता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। केक देखने में तो बहुत सुंदर है। इस लड़के के हाथ लंबे थे, तुमने ध्यान दिया? सोनिया, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मेरा ध्यान तो केक पर था। नहीं, अभी ये केक हम नहीं खाएंगे, इसे रख दो। अब मेरे साथ बाहर होटल टहलने के लिए चलो। इसके बाद सोनिया और अनिल बिना केक खाए बाहर होटल में जाते हैं। बस थोड़ी देर में ही ये दोनों भी हमारी तरह लंबे हाथ वाले हो जाएंगे। मैं उन्हें केक देकर आया हूँ जिसमें वो दवाई मिली है जिससे हाथ लंबे हो जाते हैं। सही किया। इन लोगों को ये पता ही नहीं है कि लंबे हाथ वाला स्टाफ सिर्फ रात में ही ड्यूटी करता है, और जो भी रात में इस होटल में आता है वो अपने हाथ लंबे करके ही जाता है। सोनिया पहले इंस्पेक्टर जोशी को फोन कर चुकी थी। इंस्पेक्टर जोशी ने अपनी पूरी टीम को उस होटल में बुला लिया और कुछ ही देर में उस होटल के स्टाफ की सारी पोल खुल गई। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। गलती हो गई? आज तुम्हारी वजह से मेरी अपनी ननद दुख से गुजर रही है। तुम लोगों ने ये गलत दवाई खिलाकर मेरी ननद और उसकी सहेलियों के हाथ लंबे कर दिए। तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? हम ऐसा इसलिए करते थे ताकि हमारे होटल में लोगों की भीड़ लगे। हमारे लंबे हाथ वाले स्टाफ को देखकर ज्यादा से ज्यादा लोग आए, इसलिए हमने एक ऐसी दवाई ली जिससे हमारे हाथ लंबे हो गए। और धीरे धीरे ये लंबे हाथ हमारी परेशानी बनने लगे। लोग हमसे डरने लगे और हमारे होटल में सबने आना बंद कर दिया। हमें अपने आप से नफरत होती है कि हमने अपनी गलती से ही अपने हाथ लंबे किए, पर हम अपनी नफरत दूसरों पर डालने लगे। हम चाहते थे कि जैसे हम बने हैं वैसे ही और लोग भी बन जाएं। अब तुम सब जेल जाओगे और ये होटल बंद हो जाएगा। तभी वहाँ एक जादूगर आता है। घबराइए नहीं मैडम, आपके ननद के हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लंबे हाथ करने वाली दवाई अगर इनके पास है तो मेरे पास हाथों को छोटा करने वाली दवाई है। पर मैं ये दवाई इन सबको नहीं दूंगा क्योंकि इन्होंने गुनाह किया है। ये दवाई आप अपनी ननद को खिला दीजिएगा, उसके हाथ पहले जैसे हो जाएंगे। मैं भी इस होटल में इसी रहस्य को जानने के लिए आया था क्योंकि मेरी खुद की बहन के साथ ऐसा हादसा हो गया। पर मेरे पास तो ये दवाई थी, मैंने उसे ठीक कर दिया था। पर मैं चाहता था कि और लोगों के साथ ऐसा गलत ना हो और इनकी सच्चाई सबके सामने आ जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके खुद के साथ गलत होता है तो वो चाहते हैं कि दूसरों के साथ भी उनके जैसा ही गलत हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। होटल के स्टाफ को सजा हो जाती है और वो होटल हमेशा के लिए बंद हो जाता है। जादूगर की दी हुई दवाई से सोनिया की ननद के हाथ पहले जैसे ठीक हो जाते हैं। मेघा और रजनी को भी पारुल वो दवाई देती है। मेघा रजनी भी पहले जैसी ठीक हो जाती हैं। आज सोनिया के कारण उसकी ननद पारुल के हाथ बिल्कुल ठीक हो गए थे और उसके जीवन में खुशियां फिर से लौट आई थी। मनकपुर नाम का एक छोटा सा शहर था। उसी शहर में सजनी नाम की बर्तन बेचने वाली रहती थी। सजनी बहुत ही सुंदर और चंचल स्वभाव की लड़की थी, इसीलिए हर कोई उसी से बर्तन खरीदना पसंद करता था। एक बार की बात है, सजनी रोज की तरह अपना बर्तनों से भरा टोकरा अपने सिर पर रखकर बेचने के लिए ले जाती है और जोर जोर से आवाज लगाती है, ले लो रे बर्तन ले लो। अरे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे सजनी के बर्तन सबसे न्यारे, ले लो रे बर्तन ले लो। अरे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे सजनी के बर्तन सबसे न्यारे। तभी सजनी की आवाज सुनकर शीला बहन आती है और सजनी से बोलती है, अरे ओरी सजनी, क्या बात है, आज बहुत दिनों में नजर आई हो और जरा दिखाओ तो इस बार क्या नया बर्तन लाई हो। अरे शीला बहन, आपके लिए तो एक से एक मस्त बर्तन है। ये देखो पतीला, क्यों है ना आपकी तरह ही गोल मटोल प्यारा प्यारा। हाँ हाँ, बातें बनाने में तो सजनी एक नंबर है। चल ला दे ये पतीला मुझे और ये पकड़ अपने पैसे। फिर सजनी शीला बहन को पतीला बेच देती है और अपना बर्तनों का टोकरा उठाकर आगे चल देती है। अरे रे, मैं कैसे भूल गई कि संजना मैम साहब के घर भी मुझे बर्तन देने थे। उन्होंने बोला भी था कि सजनी जब नए डिजाइन के बर्तन लाए तो मेरे घर जरूर आना। ऐसा बोलकर सजनी संजना मैम साहब के घर पर जाती है और आवाज लगाती है, ओ संजना मैम साहब, कहाँ हो? अरे मैं बर्तन वाली सजनी,
सजनी की आवाज सुनकर संजना का पति मनदीप वहाँ आता है और सजनी से बोलता है, अरे बर्तन बेचने वाली, संजना तो अभी घर पर नहीं है। ऐसा करो, तुम थोड़ी देर अंदर इंतजार करो, संजना आती ही होगी। सजनी घर के अंदर जाकर जमीन पर बैठ जाती है। मनदीप के घर पर उसका दोस्त अंकित भी होता है। अंकित सजनी को बड़ी ही गंदी नजरों से घूरने लगता है कि तभी मनदीप अंकित से बोलता है, अबे क्या देखे जा रहा है उस बर्तन वाली को? अबे यार, ये बर्तन बेचने वाली तो मस्त आइटम है यार, तू तो इसके बर्तन देख रहा है। अरे जरा एक नजर इस बर्तन वाली पर तो डाल। अबे क्या कर रहा है? और तू इसे ऐसे घूरना बंद कर। अगर तेरी भाभी आ गई और तुझे इस बर्तन वाली को ऐसे घूरते हुए देख लिया ना, तो सच में भाई तेरे साथ साथ मेरा भी काम तमाम कर देगी। अरे यार, तू तो एक नंबर का फट्टू है। अबे चल जरा साइड हो जा, मुझे अपना काम करने दे। अरे बर्तन वाली, जरा मुझे भी तो अपने बर्तन दिखाओ, जरा मैं भी तो देखूं क्या क्या है तुम्हारे पास। हाँ हाँ साहब, ये देखो ना, हर तरह के बर्तन है मेरे पास। आप बताइए आपको क्या चाहिए? मुझे तो तू चाहिए। सजनी हंसते हुए बोलती है, अरे साहब, बोनी के टाइम पर क्यों मजाक करते हो? अच्छा तो ये देखो पतीला, पता है इसकी मार्केट में बहुत डिमांड है, बहुत ही मजबूत और टिकाऊ है ये पतीला, और कीमत भी बहुत कम है, इसकी बस 100 रुपए। आपकी मैडम तो इसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। अरे अरे, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। अच्छा तो चलो ये पतीला ही दे दो, और इसके मैं तुम्हें 100 नहीं पूरे 200 रुपए दूंगा। सजनी बहुत खुश हो जाती है और मनदीप से बोलती है, अरे साहब, लगता है मेम साहब को आने में देर लगेगी, अभी मैं चलती हूँ, और भी घरों में बर्तन बेचने हैं, मैं कल आऊंगी। ऐसा बोलकर सजनी अपने बर्तन का टोकरा सिर पर उठाती है और वहाँ से चल देती है। अगले दिन अंकित मनदीप के घर आता है और मनदीप से बोलता है, अरे यार, तेरी वो बर्तन वाली, क्या नाम था उसका? सजनी। हाँ हाँ वही, सजनी आई नहीं आज बर्तन बेचने, उसने तो बोला था ना आज आने को। अबे अंकित, सुधर जा भाई, सुधर जा, नहीं तो किसी दिन बुरा फंसेगा। अरे यार, मैं तुझे तो ये मूवी की टिकट देना ही भूल गया। ये ले, तो मूवी की टिकट, तू और भाभी जी मजे से मूवी देखना। तभी वहाँ संजना आ जाती है और बोलती है, अरे वाह अंकित भाई साहब, हमारे लिए मूवी की टिकट, मैं तो जरूर देखने जाऊंगी, मगर शाम को तो वो सजनी बर्तन बेचने आने वाली थी। अरे आप आराम से मूवी देखने जाइए, बर्तन वाली को मैं कल लाने के लिए बोल दूंगा। फिर मनदीप और संजना मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। उनके जाने के कुछ ही देर में सजनी अपने बर्तन लेकर आती है। अरे आओ सजनी, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। साहब आप, पर मेम साहब कहाँ है? अरे तुम अंदर तो आओ, मेम साहब बस आने ही वाली है, तब तक तुम अंदर आकर बैठो। सजनी अंदर कमरे में जाकर बैठ जाती है और मुस्कुराते हुए अंकित से बोलती है, अरे साहब, आज भी बर्तन खरीदोगे क्या? आज तो और भी मस्त मस्त बर्तन है मेरे पास, ये देखो। सजनी अंकित को बर्तन दिखाती है कि तभी अंकित सजनी को कसकर पकड़ लेता है। अरे अरे साहब, ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो, अरे छोड़ो मुझे। अरे तेरे बर्तन किसको लेने हैं? और तुझे मैंने छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है। अरे तेरे बर्तन नहीं, मुझे तो तू चाहिए, तू। अरे कमबख्त, छोड़ मुझे। अरे कमीने, छोड़, नहीं तो क्या कर लेगी? सजनी अंकित को जोर से धक्का मारती है और अंकित दूर जाकर गिरता है। अंकित फिर से सजनी के पास आता है और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है कि तभी सजनी अंकित को गुस्से से उसके गाल पर एक थप्पड़ मारती है। तूने मुझे थप्पड़ मारा, रुक, अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। ऐसा बोलकर अंकित गुस्से में सजनी के टोकरे से एक बर्तन उठाता है और सजनी के सिर पर जोर से मारता है। सजनी जमीन पर जा गिरती है और उसी समय उसकी मौत हो जाती है। तभी घर पर मनदीप आ जाता है और सजनी को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर बोलता है, अंकित, ये क्या किया तूने? हे भगवान, ये लड़की तो मर गई। अरे कुछ बोलेगा भी कि बस देखता ही रहेगा। यार भाभी कहाँ है? उसे मार्केट से कुछ सामान खरीदना था, इसलिए वो मार्केट चली गई और मैं घर आ गया, पर वो कुछ ही देर में यहाँ आती ही होगी। हे भगवान, अब क्या होगा? अबे सच में मनदीप, तू एक नंबर का फट्टू है, कुछ नहीं होगा। भाभी के आने से पहले हम इसे ठिकाने लगा देंगे, समझा? फिर अंकित और मनदीप सजनी को एक चादर में लपेटकर अपनी कार में रख लेते हैं और आगे जाकर सजनी की लाश को गंदे नाले में फेंक देते हैं। कुछ ही देर में सजनी एक चुड़ैल बन जाती है और बोलती है, मैंने इन सब को इतना अच्छा समझा,
और इन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया, मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। इसका तो वो हाल करूंगी कि इसे अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। फिर चुड़ैल अपने सजनी के रूप में आ जाती है और अगले दिन फिर से अपने बर्तनों का टोकरा अपने सिर पर रखकर संजना के घर जाती है। अरे संजना मेम साहब, अरे ओ संजना मेम साहब, अरे कोई घर में है क्या? अरे आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। अरे सजनी तू है, मुझे माफ करना, मैं कल तुम्हें नहीं मिल पाई। अच्छा तो ये बता, जो मैंने बर्तन बोले थे वो सब लाई है ना तू? अरे तो यहाँ वहाँ क्या देख रही है, चल बर्तन दिखा। मेम साहब, वो साहब के दोस्त आज नहीं दिख रहे। तुम अंकित भाई साहब की बात कर रही हो क्या? अरे वो तो तेरे साहब के साथ ड्यूटी गए हैं, पर तुम उनके बारे में क्यों पूछ रही हो? वो क्या है ना मेम साहब, वो जो अंकित साहब है ना, उनसे जरा हिसाब किताब करना था, बस इसीलिए आपसे पूछा। फिर तो तुम कल शाम को आ जाना, तुम्हें अंकित भाई साहब मिल जाएंगे। फिर सजनी संजना मेम साहब को बर्तन दिखाती है और संजना को काफी सारे बर्तन बहुत पसंद आते हैं। वो सजनी से उसके सभी बर्तन खरीद लेती है। शाम को जब मनदीप घर आता है तो घर में नए बर्तन रखे देख संजना से बोलता है, अरे संजना, ये इतने सारे नए बर्तन? हाँ वो सजनी आई थी, उसी से मैंने ये सारे बर्तन खरीदे हैं। और हाँ, वो कल शाम को फिर से आएगी अंकित से अपना हिसाब किताब करने, इसलिए आप उन्हें बता देना। क्या क्या कहा तुमने? अरे सजनी का नाम सुनते ही तुम्हारी ज़बान क्यों लड़खड़ाने लगी? मनदीप मन ही मन सोचता है, हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? सजनी यहाँ कैसे आ सकती है? अब तो कल ही असलियत का पता चलेगा। फिर अगले दिन मनदीप अंकित को अपने घर लेकर आता है। तभी सजनी भी आ जाती है और बोलती है, अरे क्या हुआ अंकित साहब, मुझे देखकर आपके पसीने क्यों छूटने लगे और आज बर्तन नहीं खरीदोगे मुझसे? ये कैसे हो सकता है? अरे अरे तुम सजनी नहीं हो सकती। अरे ये क्या बोल रहे हो अंकित, ये सजनी ही है। अंकित घबराते हुए बोलता है, नहीं, ये सजनी नहीं है, क्योंकि उसे तो मैंने अपने हाथों से मार डाला था। फिर ये कैसे जिंदा हो सकती है? तभी सजनी अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है और अंकित का गला पकड़कर जोर जोर से हंसने लगती है। हाँ मैं सजनी नहीं हूँ, मैं चुड़ैल हूँ। मरने के बाद मैं एक चुड़ैल बन गई और अब मैं तेरा काम तमाम करूँगी। अंकित भाई साहब, ये आपने क्या किया? आपने इस बेचारी पर अपनी गंदी नजर डाली और इस बेचारी को मार डाला। भाई साहब आपको सजा मिलेगी और आपके साथ साथ मनदीप जी आपको भी सजा मिलेगी। पर तुम्हें ये सब कैसे पता? कल जब सजनी बर्तन बेचने आई थी तब मैंने उसके उल्टे पैर देख लिए थे और फिर सजनी से पूछने पर उसने मुझे सब बता दिया। अरे मर गया रे! अरे मनदीप, तू कैसा दोस्त है? अरे कोई तो मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। तूने मुझे पकड़ा था ना, अब मेरी बारी है। अरे तेरे तो मैं टुकड़े टुकड़े करके नाले में फेंकूंगी। अरे रे, ये मुझसे क्या हो गया? अरे माफी दे दो चुड़ैल जी, मैं अपने कान पकड़ता हूँ और आज के बाद कभी किसी पर गंदी नजर नहीं डालूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर चुड़ैल अंकित की एक भी बात नहीं सुनती और अपने पैने पैने नाखूनों से अंकित के टुकड़े टुकड़े कर देती है। संजना भी मनदीप को पुलिस के हवाले कर देती है। अब जाकर मेरी आत्मा को शांति मिली है, ऐसा बोलकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। महल में मरम्मत का काम करवाने के लिए बादशाह गांव से कुछ मिस्त्रियों को महल बुलाता है। जब सारे मिस्त्री महल में आ जाते हैं तो बादशाह का वजीर बादशाह को बताता है कि सारे मिस्त्रियों में एक चोर भी छुपा हुआ है जो महल से खजाने लूटने के लिए आया है। ये खबर सुनने के बाद बादशाह परेशान हो जाता है, लेकिन वजीर बादशाह को एक आइडिया देता है और जादुई लकड़ी के बारे में बताता है। वजीर की पूरी बात सुनने के बाद बादशाह समझ जाता है किस तरह चोर का पता लगाया जा सकता है। बादशाह मिस्त्रियों के हाथ में जादुई लकड़ी देता है और कहता है इसे ऐसे पकड़ो कि 2 इंच बाहर की तरफ निकला रहे और कहता है इसी पोजीशन पे अपने घर जाओ, अगले दिन सुबह आना। जब चारों मिस्त्री घर चले जाते हैं और अगले दिन सुबह आते हैं तो चारों को देखने के बाद बादशाह समझ जाता है इन चारों में से वो चोर कौन है जो महल से खजाने को लूटने के लिए आया था। दोस्तों, क्या आप इन चारों को देख के बता सकते हो इन चारों में से वो चोर कौन है? सोचिए और अपना जवाब कमेंट में बताइए। इन
तीनों में से ऑप्शन डी की लकड़ी का पोजीशन चेंज हुआ है, जबकि ए, बी, सी तीनों वैसे ही पोजीशन में हैं जैसे वो महल से घर गए हैं और वापसी महल आए हैं। इसलिए बादशाह समझ जाता है इन चारों में से चोर ऑप्शन डी है। दोस्तों, क्या आपने भी नोट कर लिया था ऑप्शन डी का लकड़ी का पोजीशन चेंज हुआ था? अपना जवाब कमेंट में बताइए।